दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत रहेगा सभी लोगों का। और शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हमने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था। और प्यारा दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, समय अभी काफी करीब आ रहा है नॉर्थ सेट मेंस का एग्जाम। तो आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 अक्टूबर। और कल जो है से लेके आज से लेके कल से हम अगर काउंट करें तो 3, 4, 5 और 6 मुश्किल से हमारे पास में 4 दिन बचे हैं। और 4 दिन बाद में आपका नॉर्थ सेट मेंस का एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के लिए। तो सभी लोग जो है एक उत्साहित मन के साथ में इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे और एक बढ़िया वाला एक अच्छा वाला रिजल्ट आपका वहां पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अवनीश, मंजीत, आद्या, अंजू, सोनम, शिवम, अजय, अंशु, अभिलाषा, राजन, प्रियंका, दिव्यानी, शिल्पा, नरेंद्र और रविंद्र। चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन की। और कई बच्चे हैं जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो किसी को टेकिकार्डिया होगा, किसी को कुछ न कुछ ऐसा होगा, तकलीफ तो होगा, है कि नहीं। एग्जाम है तो थोड़ा डर तो अंदर रहता है, लेकिन डर के आगे वो बोलते हैं ना, जीत है। तो बस डटे रहो और अच्छे से हर एक सवाल को जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं वैसे आपको एग्जाम में करना है। दैट इज ए सिंपलेस्ट वे। उसको सिंप्लीफाई करो, एग्जाम को एग्जाम नहीं रहने दो, उसको बहुत ज्यादा हुआ बनाने का जरूरत नहीं है। तो आपका एग्जाम एकदम आपके अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब पहला प्रश्न क्या कहते हो, सवाल कह रहा है एज ए नर्स यू आर केयरिंग फॉर 4 क्लाइंट रिसीविंग आईवी इन्फ्यूजन, वेरी इंटरेस्टिंग, of normal saline. Which client is at the highest risk of blood stream infection? बड़ा अच्छा सवाल है। 5 मरीज है, 4 मरीज है और चारों ही रिसीव कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन, और वो भी आईवी इन्फ्यूजन से। आईवी इन्फ्यूजन क्या इन्फ्यूज कर रहे हैं? आईवी आप एनएस, नॉर्मल सलाइन, इंट्रावेनसली इन्फ्यूज कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन। विच क्लाइंट इज एट द हाईएस्ट रिस्क? कौन सा मरीज सबसे ज्यादा रिस्क पे है फॉर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की रिस्क पे। पहला है ए क्लाइंट हु हैज ए नॉन टनल सेंट्रल लाइन इन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ए क्लाइंट विद एन इम्प्लांटेड पोर्ट इन द राइट सबक्लेवियन वेन, ए क्लाइंट विद ए पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन इन द राइट अपर आर्म, ए क्लाइंट हु हैज मिडलाइन आईवी कैथेटर इन द लेफ्ट एंटीक्यूबाइटल फोसा। बताओ, 4 तरह के मरीज हमने आपको दे दिए और हमने आपको एक प्रश्न में बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा। देखो, इस तरीके के एप्लीकेबल क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट के इन 100 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में मिलेंगे। वैसे तो हमने बोला था कि नॉर्थ सेट स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें हम आपको लेके आएंगे इस नॉर्थ सेट मेंस के लिए, और उसमें से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा इसमें मदद करेंगे, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है कि 4 मरीज है, चारों ही नॉर्मल सलाइन चल रही है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा मरीज है जिसको हाईएस्ट रिस्क है ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्शन के डेवलपमेंट होने की। सबसे बड़ी रिस्क किसको है? 4 ऑप्शन। नॉन टनल्ड सेंट्रल लाइन इन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, implanted port in the right subclavian vein, PICC line in the right upper arm, and IV catheter in left antecubital fossa, midline IV catheter। कुछ लोगों ने ए आंसर लिखा है, कुछ ने सी लिखा है और कुछ ने बी भी लिखा है। कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। पहला लिखा है ए क्लाइंट हु हैज ए नॉन टनल्ड सेंट्रल लाइन इन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है लेफ्ट साइड की, वहां पे नॉन टनल सेंट्रल कैथेटर डाला हुआ है, पहला। दूसरा, ए क्लाइंट विद इम्प्लांटेड पोर्ट इन द राइट सबक्लेवियन वेन,
राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर इम्प्लांटेड वॉल है। याद रखना इंटरनल जुगुलर जो है वो लेफ्ट वाली है और सबक्लेवियन राइट वाली है। अब सबक्लेवियन यहाँ पे रहता है क्लेविकल के नीचे। ए क्लाइंट विद पीआईसीसी इंसर्टेड सेंटर लाइन, पीआईसीसी का मतलब होता है कि लगेगी तो पेरिफ्री में, मतलब नॉर्मली कैनुला लगता है ना हमारा पेरिफ्री में, वैसे लगेगी तो पेरिफ्री में लेकिन जाएगी सेंटर में, इसको बोलते हैं पीआईसीसी लाइन। और एक है एंटी क्यूबाइटल फोसा है जो लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म के अंदर एंटी क्यूबाइटल फोसा जो है वहां पे, तो ये पेरिफेरल कैनुला लगा हुआ है। तो जब मैं किसी मरीज में ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की बात करता हूं तो सेंट्रल लाइन जितनी ज्यादा सेंटर में है उतने ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन के होने के। तो ये जो आपका पेरिफेरल कैनुला है या पीआईसीसी लाइन है, इससे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू दोनों सेंट्रल लाइन, सबक्लेवियन है और इंटरनल जुगुलर है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है जो आपके, आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि सर ना तो ऑप्शन डी होगा ना ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ना तो वहां पे आईवी कैथेटर होगा आंसर और ना वहां पे आपकी पीआईसीसी लाइन होगी। ये दो ऑप्शन तो सिरे से खारिज है, ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे आंसर में नहीं बनेंगे। अब ए और बी ये दो ऑप्शन बड़े मजेदार हैं, क्या होंगे बताओ? अगर मैं एक तो बोलूं सबक्लेवियन की, एक बोलूं इंटरनल जुगुलर की, तो दोनों में हाँ। अब जब हम इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर की, तो हमेशा ध्यान रखना सबक्लेवियन की तुलना में इंटरनल जुगुलर वेन जो है उसमें मोर रिस्क है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की, जिसको हम सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं, जो लास्ट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा भी था। तो जब आपको दोनों में कंपैरिजन का बोले तो हमेशा ध्यान रखना इंटरनल जुगुलर वेन हैव मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देन सबक्लेवियन वेन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो है तो सारी की सारी आईवी लाइन, लेकिन हम ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की बात करें तो मोर रिस्क इन इंटरनल जुगुलर देन सबक्लेवियन देन पीआईसीसी देन पेरिफेरल लाइन। ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज के कैनुला लगाया और उसको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, वेरी रेयर, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके के कंसेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो ये सभी बातें बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। सवाल पढ़ना अभी से आपको सीखना पड़ेगा। जब आपको सवाल पढ़ना आएगा तब आपके सवाल सही भी होना शुरू हो जाएंगे। तो सवाल को पढ़ना आपकी पहली जिम्मेदारी है और फिर सवाल को सही करना अगला एस्पेक्ट है हमारा, है ना। तो सवाल पढ़ना आना चाहिए, पहली बात है। देखो अगला सवाल है, सवाल को पढ़ना, उसको समझना और फिर उसका सही जवाब देना। सही जवाब तभी बनेगा जब सवाल और उसके ऑप्शंस आपको समझ में आ गए हो, वहां से आप सही जवाब करना शुरू कर देंगे। अगला कह रहा है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, वीआरई इन्फेक्शन कहते हैं इसको। हमने बोला वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ये इन्फेक्शन हुआ है मरीज को। विच एक्शन कैन बी डेलीगेटेड टू द नर्सिंग असिस्टेंट, कौन सा एक्शन जो है डेलीगेटेड है नर्सिंग असिस्टेंट को? नॉन टनल दिया था इसलिए नहीं दिया, ओके। इंटरनल जुगुलर में सेप्सिस एंड हेमेटोमा और सबक्लेवियन में न्यूमोथोरैक्स, गुड। चलो अब क्या होना चाहिए, ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस इन्फेक्शन की हम अगर बात करें, कौन सा एक्शन कैन बी डेलीगेटेड टू द नर्सिंग असिस्टेंट? नर्सिंग असिस्टेंट का एक्शन कौन सा होगा, उसको कौन सा एक्शन डेलीगेट करेंगे? डेलीगेट मतलब सुपुर्द करना, उसको आगे पकड़ा देना, है ना। कोई भी चीज डेलीगेट कर रहे हैं ना तो किसी को आप दे रहे हैं, दैट इज डेलीगेशन, है ना। तो कौन सा एक्शन आप डेलीगेट करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट को? पहला देखा implement contact precaution when caring for the client, monitor the result of ordered lab culture and sensitivity test, teach the client and family member about means to prevent transmission of VRE, and interact with other department when the client is transported for order test. Very interesting. 4 सिचुएशन दी हुई है। नर्सिंग असिस्टेंट कौन सा काम करेगा, इसका मतलब वो काम कर सकता है जो काम ज्यादा टेक्निकल ना हो। तो ये कह रहा है कि नर्सिंग असिस्टेंट को हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करने के हिसाब से बताएंगे, वो चीज करवाएंगे। उससे हम लैब रिजल्ट का मॉनिटरिंग, कल्चर का रिपोर्ट क्या है वो मॉनिटरिंग के लिए बोलेंगे। उसको हम ये बताएंगे कि फैमिली को बताओ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और लास्ट है उसको ये कहेंगे कि दूसरे डिपार्टमेंट से बात करें जब हम मरीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो याद रखना
इस बीमारी के बारे में, इस बीमारी का मतलब है जो वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकस है, ये इन्फेक्शन के बारे में अच्छा ज्ञान आपको है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या यूज करना है, क्या क्या काम लेना है, ये सब आपको अच्छे से ज्ञान है एज कंपेयर टू असिस्टेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो पकड़ने वाला पॉइंट है वो है कि उसको टेक्निकल काम नहीं देना है। अब मान लो मरीज को किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करे तो मरीज का पूरा हिस्ट्री आपको देना पड़ता है। ओवर देते हैं ना, ओवर, कि भाई इस मरीज के बारे में क्या क्या आपको ओवर देना है। तो ओवर देना है तो आप पूरी हिस्ट्री आप बताओगे तब होगा कहानी। तो कोई मरीज किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है तो आपको इंटरेक्ट करना है, ना कि नर्सिंग असिस्टेंट को ये काम देना है। तो ऑप्शन डी जितने भी बच्चे लिख रहे हैं वो गलत जवाब है। वी हैव टू इंटरेक्ट विद दैट क्लाइंट, दैट डिपार्टमेंट, क्योंकि हम जानते हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस काम में लेने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसा। अगला है फैमिली मेंबर को भी हम ही समझा सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्योंकि पूरी बीमारी का जो ज्ञान है वो हमारे पास में, ऐसा। और तीसरा, हम मॉनिटर कर सकते हैं लैब, ये हम ही कर सकते हैं, टेक्निकल काम है। ये तीनों बातें नर्सिंग असिस्टेंट के हिस्से में नहीं रहेगी। नर्सिंग असिस्टेंट के हिस्से में जो बात है वो ये है कि वो इंप्लीमेंट करेगा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन व्हेन केयरिंग टू द क्लाइंट। जब वो मरीज को केयर दे रहा है तो क्या इंप्लीमेंट करेगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। मरीज को डायरेक्ट टच नहीं करना है। जब आप मरीज से कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपकी समस्या ज्यादा डेंजर या ज्यादा भयंकर नहीं होगी। यू हैव टू, हाँ, तो ये मतलब वो अपने आप को एटलीस्ट बचा देगा अगर हमने उसको समझा दिया और बोले उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है, ग्लव्स पहन के करना है, तो वो कर लेगा। ये उसके पक्ष का बात है। बाकी काम टेक्निकल काम है। याद रखना, जब नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर आपको क्वेश्चन पूछे तो टेक्निकल जितने भी काम है वो रजिस्टर्ड नर्स को करने होते हैं या लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स को करना होता है। टेक्निकल काम जो है नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, छोटा सवाल है और अब आपको पढ़ना है और अपना जवाब बताना है। पढ़े, ऐसा समझो कि आप 7 तारीख को एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में बैठते ही आपके सामने सवाल खुल रहे हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं और अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और हम वहां पे नहीं है क्योंकि हम वहां पे नहीं होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम सवाल को पढ़ के समझा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और आपके जवाब भी एकदम जबरदस्त होते हैं। लेकिन जब सवाल समझा हुआ नहीं होता है तो जवाब के गलत होने की रिस्क ज्यादा वहां पे देखने को मिल रही है, ऐसा। एक मदर है 14 साल का मदर ऑफ ए 14-year-old क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया कॉल्स आउट टू द यूनिट कंसर्निंग her other child have chicken pox. Which of these action will be the nurse anticipate taking next? सवाल समझ में आया? फिर 4 ऑप्शन है। Plan to admit the client to a private room in the hospital. Teach the mother about contact and airborne precaution. Educate the mother about the correct use of acyclovir and administer varicella zoster immunoglobulin to the client. Very interesting. सवाल आपको समझ में आया है? नहीं आया तो मैं सवाल समझाऊं और फिर हम आंसर की तरफ जाएंगे। सवाल नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं बनेगा। सवाल कह रहा है कि 14 साल के बच्चे की जो मदर है, कीमोथेरेपी उसको चल रही है ल्यूकेमिया के लिए, फॉर ल्यूकेमिया सेल्स, फॉर ल्यूकेमिया ही हैड गेटिंग कीमोथेरेपी, 14-year-old client receiving chemotherapy, mother of a 14-year-old client to the unit concerning her other child having chicken pox, है ना। कंसर्न है उसका कि उसके दूसरे बच्चे को चिकन पॉक्स है। Which of these action will be the nurse anticipate taking next? बड़ा अच्छा सवाल है। A mother of a 14-year-old client receiving chemotherapy for leukemia call out to the unit concerning। अब देखो इसमें मदर तो नॉर्मल है, मदर तो कॉल करने वाली, उसने फोन किया, उसका एक 14 साल का बच्चा है, उसको होता है ल्यूकेमिया और कीमोथेरेपी चल रही है, और अभी जो एक बच्चा है दूसरा अदर चाइल्ड, उस अदर चाइल्ड को बीमारी क्या हो गई है, चिकन पॉक्स। और जो दूसरे वाला बच्चा है उसको चिकन पॉक्स हो गया है। ये सवाल ने बोला है चाइल्ड हैविंग चिकन पॉक्स ऑफ दीज एक्शन विल द नर्स एंटीसिपेट टेकिंग नेक्स्ट। तो अगला काम आप क्या करेंगे? पहला लिखा हुआ है प्लान टू एडमिट द क्लाइंट टू ए प्राइवेट रूम इन द हॉस्पिटल। जो क्लाइंट है उसको एडमिट कर देंगे
प्राइवेट रूम में हॉस्पिटल में। कौन से क्लाइंट को? इस क्लाइंट को, इसको या इसको। ये चाइल्ड ए की बात हो रही है, चाइल्ड बी की बात हो रही है। मदर ने कॉल किया आपको और बोला कि कंसर्निंग हर अदर चाइल्ड हैविंग चिकन पॉक्स, है ना, टू द यूनिट कंसर्निंग हर अदर चाइल्ड दैट हैविंग चिकन पॉक्स, विच ऑफ दीज एक्शन विल बी द नर्स एंटिसिपेट टेकिंग नेक्स्ट। फर्स्ट या सेकंड, किसको आइसोलेट कर रहे हो? कुछ बच्चे आइसोलेट तो कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आइसोलेट कर किसको रहे हैं। सवाल में पूछे किसके आइसोलेशन का है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि टीच द मदर अबाउट कॉन्टैक्ट एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशन। मदर को सिखाएंगे कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तीसरा है एजुकेट द मदर अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का करेक्ट यूज करो और एडमिनिस्टर वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन टू द क्लाइंट। 14 साल के बच्चे को लेके कंसर्न है क्योंकि उसको ल्यूकेमिया और कीमो है। अदर चिल्ड्रन को चिकन पॉक्स हो गया है, देयर इज मोर रिस्क कि इसको चिकन पॉक्स हो, और मदर इसको लेके कंसर्न है, ध्यान रखना। और इसको आइसोलेट नहीं करना है, आइसोलेट इसको किया जाएगा अगर करेंगे तो। यहाँ पे प्राइवेट रूम में जो एयरबॉर्न और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है वो भी इसके बारे में सत्य है। एसाइक्लोविर अगर दी जाएगी तो अब इसको दी जाएगी ताकि ये ज्यादा फुलमिनेंट ना हो। एंटीवायरल है एसाइक्लोविर, इसको तो चिकन पॉक्स हो चुका है। तो ये जो 3 तरह की चीजें हैं वो एक ही तरह की चीजें, और तीनों में आपने किसी ने ए आंसर लिखा, किसी ने बी लिखा है, क्योंकि एक जैसा आपको लग रहा है, क्योंकि ये है ही एक जैसे। ये तीनों जवाब इस बच्चे के लिए है जिसको चिकन पॉक्स हो गया है। एक जवाब जिसको मदर लेके कंसर्न है, कैंसर है जिस बच्चे को, उसको चिकन पॉक्स से बचाने का जो तरीका है वह है वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन उसको दे दो। वैक्सीन तो उसको दे नहीं सकते और इन्फेक्शन उसको हो सकता है, वो रिस्क पे है। तो ये जो बच्चा ल्यूकेमिया का है और कीमो ले रहा है उसको एक वैक्सीन दे दो, वेरिसिला जोस्टर वैक्सीन, प्रिवेंशन के पर्पज से, ताकि उसको चिकन पॉक्स हो ही ना। ये सबसे पहला आपका एक्शन होना चाहिए। समझ लो बात को। सवाल में जो मजेदार बात है कि आप इस बच्चे के बारे में सोच रहे हो या इसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल इजी है और मैं फिर बता रहा हूं कि नॉर्सेट मेंस के अंदर ये आपको इसी तरीके से फंसाएगा। सवाल इजी देगा, सवाल के मीनिंग इजी निकलता है, लेकिन उनका आंसर अलग है। उनको समझने में जैसे ही हम गलती करते हैं आंसर बदल जाते हैं। आप देखो कि एक बच्चे को जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ उसमें पहले हम वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन जिसको चिकन पॉक्स हो गया है ना, जिसमें शाश्वत गोगा जी खुद ही आ गए हैं, तो फिर उसमें बुलाने का कहां जरूरत है ना। जो हो गया है वो। अब इसमें एक बात बोली है कि एसाइक्लोविर दे दो, तो एसाइक्लोविर देने का जरूरत नहीं है। एसाइक्लोविर देने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक उसको बीमारी हुई नहीं है। एसाइक्लोविर तो इलाज है, तो इलाज किसको है? ये इसको होगा इलाज, इसको एयरबोर्न इसके लिए, इसको प्राइवेट रूम इसके लिए। जिसको हो गया है उसके ऊपर लागू होते हैं वो। समझ में आया? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने अगरबत्ती लगाए बिना शुरुआत की है। जब शुरुआत बिना अगरबत्ती के होती है तो थोड़ा मामला गंभीर रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगरबत्ती लगाओ पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में जुड़ के, और पूरे उत्साहित मन के साथ में पढ़ो। फिर देखो आप एक अलग तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो पूरा जोश रखे, अगरबत्ती लगाए और अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल ये भी इंटरेस्टिंग है, सवाल ये भी मजेदार है। क्या कह रहा है देखो भाई, क्या कह रहा है? एज ए नर्स यू जस्ट रिसीव्ड द क्लाइंट मॉर्निंग लैब रिजल्ट, विच ऑफ दिस रिजल्ट इज द मोस्ट कंसर्न? बताओ जल्दी। यहां पे सवाल ने बोला है एज ए नर्स यू आर रिसीविंग क्लाइंट्स मॉर्निंग लैब रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट मोस्ट कंसर्न रहेगा? मॉर्निंग लैब रिजल्ट आपने किया, रिसीव किया, कौन सा कंसर्न इश्यू रहेगा? 4 ऑप्शन। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सोडियम 134, सीरम पोटेशियम लेवल 5.2, सीरम मैग्नीशियम लेवल 0.8 और सीरम कैल्शियम लेवल 10.6। वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है, फंसाएगा है ना। और काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे। कुछ बच्चे सी आंसर लिख रहे हैं। अबे लाले मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल पता भी है? सी आंसर लिख रहे हो, मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल पता भी है जो सी आंसर लिख रहे हो?
है? मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? कुछ भी लिख रहे हैं? वन 1.8 to 2.6। बहुत बढ़िया, पता है तभी तो लिख रहे हैं। अच्छा तो पता बता दो भाई। देखो एक बच्चा लिख रहा है 1.2 2.1, एक लिखा है 8.6 to 10.6, एक है 1.5 to 2.5, 1.8 to 2.6 है, 1.5 to 2.5, 1.6 to 2.7, 1.8 to 2.6। हाँ, सो एक्चुअली में सीरम सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है 135 से 145 मिलीकुलैंट पर लीटर, है ना। ये जो लेवल है ये सीरम सोडियम का लेवल है। सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल है 3.5 to 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर एग्जैक्टली, ये है आपका पोटेशियम। और सीरम कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है 9.5 to 11.5 mg पर dl। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरम मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल है, मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल है वह है 1.6 to 2.6। याद रखना, मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल जो है वो डेफिनेटली 1.6 to 2.6 है। अब आप यहाँ पे देखो कि सोडियम 134 है, 134 सोडियम को इतना ज्यादा कम नहीं है, तो ये एकदम नॉर्मल वैल्यू में है। पोटेशियम 5.2 है, तो 5.1 नॉर्मल होता है, 5.5 तक भी नॉर्मल होता है, तो ये भी कंसर्न नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम जो कि 1.6 मिनिमम है वो 0.8 हो गया है, तो ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है ये डेफिनेटली हाइपोमैग्नीसीमिया है। ये जो ऑप्शन सी जो है ये क्या है? हाइपोमैग्नीसीमिया है। जबकि कैल्शियम 10.6 जो है एकदम नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ब्लड में कम है, इसको बोलते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया, सीरम मैग्नीशियम का लेवल जो है वो कम हो जाना, और वो कितना हो गया? वो 0.8 हो गया। ये एक मेजर इश्यू है और ये लैब रिजल्ट आपका कंसर्न इश्यू होना चाहिए। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोटे प्रश्न है, हावी प्रश्न है, ऐसा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मेंस का एग्जाम है तो उसने लिखा है कि भाई सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे, तो 100 के 100 क्वेश्चन एकदम सिनेरियो बेस्ड के होंगे ना। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, इस बात को भूलना नहीं है। तो आपके पास में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय। अगर हर क्वेश्चन 6 लाइनों का और 2-2 लाइनों के ऑप्शन हो, तो ऐसे आप 90 मिनट में 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं वो हर तरह के मिलेंगे आपको, उसमें सिनेरियो बेस्ड टाइप ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन बड़ा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंट रहे कि जो अभी आपने जवाब लिखे सभी लोगों ने सी आंसर लिखा मैग्नीशियम को लेके, तो सवाल ये भी होंगे जिसको करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर नॉर्मल सीरम लेवल पता हो सभी के, तो सभी के नॉर्मल लैब रिजल्ट अगर पता थे उस सवाल को किया जा सकता था। When you are caring for an 11-month-old infant with dehydration and metabolic acidosis, the nurse expect to see which of the following: tachypnea, shallow respiration, reduce white blood cell count, decrease platelet count। जो आप लिखे सभी लोग, ऑप्शन ही आता है मेंस में। ऑप्शन नहीं आता मेंस में।
काफी लोगों ने ये आंसर लिखा है, वेरी इजी क्वेश्चन। 11 मंथ का बच्चा है और उस इन्फेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है, साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। व्हेन एक्सपेक्टेड टू स्विच ऑफ द फॉलोइंग। डिहाइड्रेशन एक वर्ड है, डिहाइड्रेशन, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक वर्ड है। ये दो वर्ड है। अब पहला लिखा, जब आप असेस कर रहे हो एज ए नर्स, आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो पहला है टैकीपनिया, दूसरा सेलो रेस्पिरेशन, तीसरा रिड्यूस डब्ल्यूबीसी और चौथा डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो प्यारे दोस्तों, जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये तो गलती हो गया। इसको बोलते हैं जो है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये तो नहीं है। रिड्यूस डब्ल्यूबीसी काउंट, इसको बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, तो ये तो नहीं होगा। जब डिहाइड्रेशन या एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेशन सैलो नहीं होगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा फास्ट। कैसा हो जाएगा? फास्ट रेस्पिरेशन। हालांकि रेस्पिरेशन की रेट का फास्ट होना टैकीपनिया कहलाता है। टैकीपनिया इज द फर्स्ट रेस्पिरेशन रेट। इंक्रीज आरआर, इंक्रीज हो जाए रेस्पिरेशन की रेट, इसका कारण है डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मरीज का टैकीपनिया या फास्ट रेस्पिरेशन क्यों हो गया है, तो इसके होने का रीजन होता है कंपनसेशन ऑफ एसिडोसिस। कंपनसेशन हो रहा है। कंपनसेशन किस चीज का? आप देखो कि जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो पीएच हमेशा क्या हो जाएगी? कम, और बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? कम। इसका मतलब बॉडी में क्या बढ़ गया है? एसिड बढ़ गया। एसिड, एसिड होता है H2CO3, इनको हम एसिड कहते हैं, और ये एसिड जो है वो बढ़ गए हैं, इसलिए मरीज को क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है। और कौन बढ़ गए हैं? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बढ़ गए हैं, और बाइकार्बोनेट क्या हो गए? कम। बाइकार्बोनेट क्या हो गए? कम हो गए हैं, है ना। ये बाइकार्बोनेट जो है वो क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं, और आपका पीएच भी कम हो चुका है। मुझे पीएच को नॉर्मल करना है तो मेरे को एसिड बाहर निकालने पड़ेंगे, तभी पीछे बाइकार्बोनेट बचेंगे। तो मैंने क्या किया, अंदर जितने भी H2CO3 बने हैं उसमें से एक जो है CO2 और एक H2O, ये दो चीजें बनाने शुरू कर दिए, एक CO2 और एक H2O। जो H2 है वो तो वाटर है, लेकिन जो CO2 है वो बॉडी से बाहर जाएगी। CO2 जो है वो बॉडी से क्या करेगी? बाहर जाएगी। तो जितनी ज्यादा मैं CO2 को बॉडी से बाहर निकालूंगा उतना ही ज्यादा H2CO3 कम होगा, और जितना वो कम होगा उतना ही बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, तो पीएच भी बढ़ेगी, तो दोनों नॉर्मल आ जाएंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाएगा। दैट इज वेरी बेसिक। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि वो तेज और फास्ट और जो है ये इंक्रीज रेट वाला रेस्पिरेशन वहां पे होगा, टैकीपनिया। और उस टैकीपनिया की मदद से जितना भी H2CO3 से बना हुआ CO2 है वो बॉडी से क्या होगा? एक्सपेल आउट। तो बॉडी में एसिडोसिस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रह जाएगा, आसान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए बनेगा। सेलो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फास्ट होगा। इसको न्यूट्रोपिनिया और इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जिसका संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है। अगला प्रश्न, H2CO3 इज द कार्बोनिक एसिड जो हमारे ब्लड में किसी वजह से बना है। हाँ, किडनी से भी बाहर जाता है, लंग्स से भी बाहर जाता है, लेकिन किडनी से बाहर भेजने का तरीका है डाययूरेटिक। उसमें H+ आयन बाहर भेजेंगे तब कहानी चलेगी। हाँ, बीरू बघेल, पढ़ ले बच्चे। अगर सुबह सुबह पढ़ने पे फोकस करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ पढ़ पाओगे, है ना, और नहीं तो जो है कहानी अलग बन जाएगी। और एक और सिस्टम है हमारे यहाँ पे कि जो बच्चा पढ़ाई के उस एवज में नहीं होता, रेडार में नहीं होता है, उसको हम आउट ऑफ रेडार कर देते हैं। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, पर हमने अपने स्टूडियो असिस्टेंट में बोल रखा है कि भाई अभी किसी को ब्लॉक मत करो, सुबह सुबह बच्चों को पढ़ने दो। पर जो बच्चा पढ़ाई से हटेगा फिर मजबूरी में हमें इशारा करना पड़ेगा, तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो और एग्जाम के लिए खुद को कॉन्फिडेंट करो। जोश, जुनून और पागलपन अपने अंदर पालो, लक्ष्य के प्रति अडिग हो जाओ, है कि नहीं है। और खुद को भी संभाल के रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो, क्योंकि आपके साथीगण और भी तो है भाई पढ़ रहे हैं जो, है कि नहीं।
तो यहाँ पे आफ्टर द नर्स प्रोवाइड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन टू द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद सिलाइक डिजीज। देखो बीमारी का नाम है सिलाइक डिजीज, और बीमारी के अंदर हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं इस बीमारी को कि इस बीमारी में होती है ग्लूटेन एंट्रोपैथी। ग्लूटेन एंटेरोपैथी होती है। इस बीमारी में माल एब्जॉर्प्शन होता है। इस बीमारी में क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन होता है। इस बीमारी का नाम सिलाइक डिजीज है। इस बीमारी में ग्लूटेन का एंट्रोपैथी होता है। इस बीमारी में माल एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? ग्लूटेन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब मैं अगर सिलाइक डिजीज की बात करूं, ग्लूटेन एंट्रोपैथी की बात करूं, माल एब्जॉर्प्शन की बात करूं, इन तीन सीक्वेंस की मैं बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन की बात करें, हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद सिलाइक डिजीज, विच स्टेटमेंट बाय पेरेंट्स इंडिकेट द इफेक्टिव टीचिंग। पेरेंट्स का कौन सा स्टेटमेंट डाइट को लेके इफेक्टिव टीचिंग वाला स्टेटमेंट बनेगा? पहला है वी विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस until our child has completely grown and developed. Well, follow these instructions until our child's symptoms disappear. Our child must maintain these dietary restrictions until adulthood. Our child must maintain these dietary restrictions lifelong. अब देखो मजेदार बात क्या है, इस बीमारी में जिसमें ग्लूटेन एंट्रोपैथी या माल एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें ग्लूटेन नाम के एक प्रोटीन है। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन सब्सटेंस है। ए प्रोटीन सब्सटेंस, ग्लूटेन इज ए प्रोटीन सब्सटेंस। ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, और इस ग्लूटेन का इंटेक जो है, यहाँ पे मरीज जो है वो ग्लूटेन का इंटेक करता है। किस फॉर्म में? तो ग्लूटेन पाया जाता है ब्रो में, BROW। यहाँ पे बी का मतलब बार्ले है, आर का मतलब राई है, ओ का मतलब ओट है, डब्ल्यू का मतलब वीट है। बार्ले, राई, ओट और वीट, इसको हम ब्रो लिखते हैं शॉर्ट में। ये सभी फूड कंपोनेंट जो होते हैं, जो जई, ओट मील और वीट, गेहूं, ये जितने भी फूड कंपोनेंट है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन। अब प्रॉब्लम क्या है ग्लूटेन से कि जैसे ही यहाँ पे मरीज खाना खाता है, बार्ले, राई, ओट, वीट कुछ भी लेता है, मतलब अल्टीमेटली ग्लूटेन उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा ऐसे विलाई बने होते हैं, विलाई, खूब सारे ऐसे विलाई होता है, और ये खूब सारे विलाई होते हैं। देयर इज लॉट ऑफ विलाई दैट प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे विलाई होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही खाना आता है, मतलब ग्लूटेन आता है, मैंने ऐसे बोला, तो जैसे ही ग्लूटेन आता है, तो ये जो ग्लूटेन है, ये इसके प्रति इंटेस्टाइन सेंसिटिव होती है, तो इंटेस्टाइन इसको एंटीजन की तरह लेती है, और इंटेस्टाइन इस ग्लूटेन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। IgA है ना, क्या बना दी इसमें? IgA एंटीबॉडी बना दी। अब क्या होता है, ग्लूटेन को एंटीजन की तरह लिया, एंटीबॉडी बना दिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है। जब रिएक्शंस होता है तो ग्लूटेन जो है वो तो खतरनाक आदमी है, वो कोई एंटीजन तो है नहीं, तो वो क्या करता है, अच्छा बच्चे हमें ही मार रहे हो, तो ये ग्लूटेन क्या करेगा, धावा बोलेगा एंटीबॉडी के ऊपर, धावा बोलेगा इस पूरे आंत में जितने भी सेल्स है, प्लाज्मा सेल, उनके ऊपर, तो जितने भी ब्लड सेल, यहाँ पे टिश्यू सेल है उनके ऊपर। और जब इसका धावा हो जाएगा ग्लूटेन का, तो जितने भी विलाई है वो सारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। जितने भी विलाई सिस्टम है अंदर की तरफ, जितने भी अंदर की तरफ विलाई सिस्टम है, इन सभी विलाई सिस्टम का क्या होता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो जाता है, और सभी विलाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस बीमारी के अंदर। नाम क्या है इसका? ग्लूटेन एंट्रोपैथी। अब ये जो ग्लूटेन फूड प्रोडक्ट है, जब सभी लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब ग्लूटेन को कौन रोकने वाला है? तो मेटाबॉलिज्म तो कुछ होता नहीं है, और ये स्पीड के साथ में जो है आगे की तरफ मूव करके और बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को मैं क्या बोलता हूँ कि आंत ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव हो गई है, तो ग्लूटेन एंटेरोपैथी बोला हमने। ग्लूटेन की वजह से आंत सेंसिटिव हुई है, आंत का जो जितने भी विलाई है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ये आंत कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान रखना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी विलाई है, उन विलाई का क्या हो चुका है? डिस्ट्रक्शन। विलाई जो होता है, विलाई, उनका क्या हो जाता है इस बीमारी में? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं,
और विलाई डैमेज हो गए, विलाई का डिस्ट्रक्शन हो गया। और अब हम जब ग्लूटेन यूज करते हैं यहाँ पे तो आंत उसके प्रति पैरालाइज होगी, एंट्रोपैथी कहते हैं। ग्लूटेन आंत में रुकता ही नहीं है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ग्लूटेन एंट्रोपैथी, या इसी का एक और नाम हो गया जो एक्चुअली में नाम है इसका, वो है आपका सीलाइक डिजीज। अब सर ग्लूटेन के प्रति आंत तो इतनी सेंसिटिव है, अब जब भी हम मरीज को यहाँ पे देंगे ये तो प्रॉब्लम होगी। तो पहले बीमारी का पता लगा लो लाले। इस बीमारी का पता लगाने का जो कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है टीटीजी। आप कहोगे सर ये टीटीजी क्या है, तो टीटीजी का फुल फॉर्म होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ये टीटीजी है। ये टेस्ट किसके लिए कराते हैं, ग्लूटेन एंट्रोपैथी का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हालांकि आप इंटेस्टाइन के अंदर के विलाई के डिस्ट्रक्शन के लिए इंटेस्टाइन की बायोप्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टीटीजी ब्लड टेस्ट है जिससे बीमारी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बढ़े हुए लेवल को इंडिकेट करता है टीटीजी। ये करने के बाद में फिर हम मरीज को यहाँ पे डायग्नोस करने के बाद में इलाज के लिए जाएंगे। तो इसका इलाज एकमात्र इलाज है कि मरीज को हम सीधा सट इंस्ट्रक्ट करते हैं, यू हैव टू अवॉइड। और क्या अवॉइड करना है ब्रो, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है ब्रो, डाइट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है ना ब्रो, मतलब ग्लूटेन, इसके अंदर क्या है ग्लूटेन। तो आपको डाइट में क्या अवॉइड करना है, ग्लूटेन अवॉइड करना है। और ऐसा कब करना है, अवॉइड ब्रो इन डाइट। ऐसा कब तक करना है, फॉर लाइफ लॉन्ग, फॉर लाइफ लॉन्ग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड ब्रो, डाइट के अंदर ग्लूटेन अवॉइड करना है। और ऐसा कब तक करना है, फॉर लाइफ लॉन्ग। हमने यह सवाल में यही पूछा प्यारे दोस्तों आपको कि ये कब तक अवॉइड करेंगे। तो पहला है वी फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस until our child has complete grown। जैसे ही बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर देगा तब तक हम इसको फॉलो करेंगे, फिर इसको खत्म कर देंगे। दूसरा लिखा हुआ है वी विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस until our child सिम्टम गायब हो जाएंगे तब तक करेंगे। और आवर चाइल्ड मस्ट मेंटेन दिस डाइटरी रेस्ट्रिक्शन अंटिल एडल्टहुड तक करेंगे। शादी हो जाएगी तो फिर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो वापस सिम्टोमेटिक हो जाएगा, और अगर वो मेंटेन करता है तो वो एसिम्टोमेटिक रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तो आवर चाइल्ड मस्ट मेंटेन दिस डाइटरी रेस्ट्रिक्शन फॉर लाइफ लॉन्ग, ताकि वो एसिम्टोमेटिक रहे, उसको इसका सिम्टम ग्लूटेन एंट्रोपैथी का सिम्टम ना आए। अगला प्रश्न वेरी इजी, जो आप सभी को लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है। तो सर क्या खिला सकते हैं, बाजरा खिलाओ, राइस खिलाओ, है ना, कोई मना नहीं है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो दे दो, कोई मना नहीं है। बाजरा खिलाओ, राइस खिलाओ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो दे दो, कोई मना नहीं है। हम तो सिर्फ ग्लूटेन मना कर रहे हैं, बाकी किसने मना किया, कुछ भी दो, है कि नहीं है। हमने क्या मना किया है, सिर्फ ग्लूटेन मना किया है। अगला प्रश्न है पैट्रिक, ए हेल्दी एडोलसेंट हैज मेनिंजाइटिस। पैट्रिक एक हेल्दी एडोलसेंट है और उसको मेनिंजाइटिस हो गया है, और क्या रिसीव कर रहा है, आईवी रिसीव कर रहा है एंड ओरल फ्लूइड भी ले रहा है, वो रिसीव आईवी एंड ओरल फ्लूइड। The nurse should monitor this client fluid intake because fluid overload may cause। मेनिंजाइटिस हुआ है, आईवी रिसीव कर रहा है, ओरल फ्लूइड भी ले रहा है। आप एज ए नर्स मॉनिटर कर रहे हो उस मरीज को, फ्लूइड इंटेक को, क्योंकि फ्लूइड जो है ओवरलोड से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेलुलर एडिमा और हार्ट फेलियर। फ्लूइड ओवरलोड हो जाए अगर किसी के अंदर, हम कहते हैं ना कि मरीज में ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, तो ओवरलोड हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। अब ओवरलोड होने से डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा, ये मत कर देना तुम, हैं। अगर किसी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो उससे डिहाइड्रेशन तो नहीं होता ना, नहीं होता सर, एग्जैक्टली, ये तो नहीं होगा। ओवरलोड हो जाए तो हाइपोवोलेमिया तो नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो दोनों दिए हुए बिल्कुल वर्स्ट टाइप के ऑप्शन है, क्योंकि ना तो वहां पे डिहाइड्रेशन होगा ना वहां पे हाइपोवोलेमिया होगा। जब भी फ्लूइड ओवरलोड होगा तो ये दो काम कभी भी नहीं होंगे, ना तो डिहाइड्रेशन होगा मैंने बोला, ना हाइपोवोलेमिया होगा। ओवरलोड जब होता है तो हार्ट फेलियर नहीं होता है, सेरेब्रल एडिमा होने के रिस्क जरूर है। whenever the client have fluid overload the client may develop cerebral edema,
है ना, इंक्रीज आईसीपी, ये बढ़ने का रिस्क वहां पे फ्लूइड ओवरलोड से हो सकता है। तो मरीज में फ्लूइड ओवरलोड ना हो, इसलिए अगर वो ओरली ले रहा है तो आईवी बंद कर देंगे, याद रखना। ऐसे नहीं कि ओरल बंद कर देंगे, ओवरलोड हो रहा है, आईवी नहीं देना है भाई। अगर किसी मरीज में ओरल ले पा रहा है तो पहली प्रायोरिटी ओरल है, ना कि आईवी है। आईवी तो एक सब्स्टिट्यूट बनाया गया है, स्टेपनी बनाई गई है। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, तो 4 टायर अलग है, स्टेपनी अलग है। स्टेपनी टायर जैसी है लेकिन वो टायर नहीं है एग्जैक्टली, वो कुछ टाइम के लिए यूज करते हो और फिर वापस ऐसा बदल देते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो आईवी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ओरल फ्लूइड, ये एक सब्स्टिट्यूट है। बाकी एक्चुअली में आदमी को कैसे लेना है फ्लूइड को, ओरली लेना। तो जब वो ओरली ले रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में ले रहा है तो ओवरलोड जो है वो आईवी से ही होता है। आईवी फ्लूइड जो है उसको आप रोक सकते हो, बाकी सभी बातें गलत है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेल्फ एडिमा, जो कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है, बाकी सभी बातें गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दाग देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में अगरबत्ती जरूर लगाएं, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें यहाँ पे हर सवाल के साथ में। सवाल ये भी मजेदार है, सवाल ये भी मजेदार है, और जवाब यहाँ पे भी आपका 100% सत्य होना चाहिए। क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन है और क्या जवाब होना चाहिए। जब भी किसी मरीज में फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हमेशा देखो, एक बच्चे ने यहाँ पे बच्चा सवाल पूछा कि हार्ट फेल क्यों नहीं हो सकता। सर जब मरीज मेनिंजाइटिस का है, आईवी ले रहा है, ओरल ले रहा है, और आप मॉनिटर कर रहे हो फ्लूइड इनटेक को, तो क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, तो आप क्या चीज मॉनिटर करेंगे। तो याद रखो, सेल्फ एडिमा और हार्ट फेलियर दो कहानी यहाँ पे थी हमारे पास में ना। हार्ट फेलियर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी किसी मरीज में फ्लूइड ओवरलोड होता है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा वाला फ्लूइड जो है वो कहाँ जाएगा, वो फ्लूइड इकट्ठा होगा किसी न किसी जगह पे। इसमें हमेशा पहला सिम्टम पल्मोनरी का आता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। हमेशा पहला सिम्टम किसका आता है, पल्मोनरी का। पल्मोनरी का सिम्टम जो है वो पल्मोनरी एडिमा करता है। मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है एडिमा। मैंने बोला जब भी फ्लूइड सर्कुलेटरी वॉल्यूम में ज्यादा होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ के कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, तो लंग्स के अंदर जब इकट्ठा होता है तो पल्मोनरी एडिमा होगा। अगर मेरे ब्रेन में इकट्ठा होगा तो सेरेब्रल एडिमा करेगा, सेरेब्रल एडिमा करेगा। पाँव में इकट्ठा होगा तो पेडल एडिमा करेगा। तो जहां जहां ओवरलोडेड फ्लूइड जमेगा वहां पे एग्जैक्टली एडिमा होगा। तो एडिमा वर्ड ने यहाँ पे इसको जवाब में लाया है। हार्ट फेल फ्लूइड ओवरलोड से एकदम से नहीं होता है, और हार्ट फेल जरूरी नहीं ओवरलोड से हो। हार्ट फेल तो बहुत सारी वजह से हो सकता है, दैट इज नॉट ओनली फ्लूइड ओवरलोड, है कि नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ लो बात को। तो यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा करेक्ट आंसर है, ना कि एक बच्चा कह रहा है रूट तो ओरल है, ओरल नहीं है, रिसीविंग आईवी एंड ओरल फ्लूइड दो है। मेनिंजाइटिस का बच्चा है, रिसीविंग आईवी एंड ओरल। आईवी एंड ओरल का मतलब इंट्रावीनस भी ले रहा है और ओरल भी ले रहा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पल्मोनरी एडिमा सबसे पहले होता है, पर वो ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा है ना। अगला प्रश्न, दो आंसर नहीं आएंगे ना ऑप्शन में, ये पल्मोनरी एडिमा दे दिया, एक सेरेब्रल एडिमा दे दिया, तो एडिमा तो दोनों ही होते हैं, ऐसे जवाब ऑप्शन नहीं आते। अगला प्रश्न, क्रिस्टीना एक मदर है, मदर ऑफ 4 year old चाइल्ड टेल द नर्स दैट हर चाइल्ड इज वेरी पुअर ईटर। बहुत पुअर ईटर है बच्चा, है ना, खाता ही नहीं है, दैट इज ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर हेल्पिंग द मदर increase her child's nutritional intake? Use specially designed dishes for children. For example, a plate with the child's favorite cartoon character. Allow the child to feed herself. Only serve the child's favorite food. Allow the child to eat at a small table and chair by herself. 4 अलग अलग बातें हैं। और 4 साल का बच्चा, याद रखना, बच्चे का उम्र भी दिमाग में रखना है। 4 साल की क्रिस्टीना है और चाइल्ड इज वेरी पुअर ईटर, ऐसा घर वालों का कहना है। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रिकमेंडेशन टू हेल्पिंग मदर इंक्रीज, कि बच्चा, हमारा बच्चा, जैसे बहुत कॉमन कंप्लेन है, ये पेरेंट्स की है, मदर की भी है, कॉमन कंप्लेन है कि हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इस कॉमन प्रॉब्लम का इलाज क्या है? पहला लिखा हुआ है
यूज स्पेशली डिजाइन डिशेज लाओ जिसमें कार्टून वार्टून बने हो, ऐसा लाओ। ये कह रहा है कि उसको बच्चे को खुद ही खाने के लिए छोड़ देवे, अलाउ कर देवे। चाइल्ड फेवरेट फूड कौन सा है वही उसको देवे, सर्व करें। और स्मॉल टेबल एंड चेयर जो है अलाउ करे बच्चे को ईट करने के लिए। वो एक टेबल दो उसको, चेयर दो, उस पर बैठ के खाएगा, शायद ये उसको करना है। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये 4 में से आपको क्या लगता है कौन सी समस्या है? और एक बहुत बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपने ऐसा सुना भी होगा कई पेरेंट्स से, ये हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, इसका कुछ इलाज बताओ, इसको भूख ही नहीं लगती है, इसको खाना ही नहीं खाता है। एक मेरी बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछता हूं कि एक बच्चा है, और यही कह देते हैं एक बच्चा है 4 साल का, 4 साल का बच्चा, कितनी रोटी खानी चाहिए उसको? आप अगर पेरेंट्स है उसके, और आप अगर मुझे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 4 साल का बच्चा हमारा रोटी नहीं खाता है, तो 4 साल का बच्चा आप क्या सोचते हो कि कितनी रोटी खाए तो सही रहे? बताओ कि साहब इतनी खानी चाहिए, और ये तो खा नहीं रहा है। 4 साल का बच्चा कितनी रोटी खाए तो ठीक रहे? अच्छा, एक बच्चे ने बोला है कि 2 रोटी खाए तो ठीक रहे, कोई कहेगा 1 रोटी खाए तो ठीक रहे, 1 या 2 रोटी खा ले तो बढ़िया है। ओके, अब बच्चा 14 साल का हो गया, कितनी रोटी खाए आपके हिसाब से तो वो सही है? मतलब बच्चा भूख सही है उसकी और बाकी सही नहीं है। एक बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है, आपको क्या लगता है? अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने 2 रोटी बोला, तो 14 साल के बच्चा ऐसा कितना रोटी खाए तो सही है? हाँ ठीक है, 1 या 2 रोटी, 2 रोटी, ऐसे आप लोगों ने सभी ने बोला। तो मैं अब ये पूछ रहा हूं कि 14 का हो जाए तो बच्चा 3 से 4 रोटी, वेरी गुड, 3 से 4 रोटी खाए तो सर ठीक है। अच्छा, और 18 का हो जाए तो? 18 का हो जाए तो कितनी रोटी? 18 का हो जाए तो? 22 का हो जाए तो कितनी रोटी दूं? 26 का हो जाए तो कितनी रोटी खानी चाहिए? बताओ। अरे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से रोटी काउंट होती है क्या? है, तुम लोग टिकाए जा रहे हो। कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि सर उम्र का रोटी से क्या संबंध है? हैं? उम्र का रोटी से क्या संबंध है? 4 का हो जाओ न 14 का हो जाओ न 24 का हो जाओ न 28 का, आप उम्र दे के अच्छा मैं 30 साल का हो गया, ओ अब से मैं 3.5 रोटी खाऊंगा, अब से मैं याद रखो, रोटी कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना? कितनी आप रोटी खाओगे ये तो सेल्फ डिसीजन होते हैं, ये एज रिलेटेड डिसीजंस नहीं है कि नहीं? ये सेल्फ डिसीजन का मतलब हो गया कि आपको जितनी भूख होगा उतना आप खाओगे। तो यहाँ पे हमेशा यही करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा एकदम, कुछ बच्चे ये आंसर लिख रहे हैं कि एकदम कार्टून वाला पूरा एकदम बढ़िया वो बना के लाएंगे तो बच्चा ज्यादा खाएगा ना। यहाँ पे बच्चा जो खाता है वो हम ऐसा सोचते हैं, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, पर बच्चे को जितना जरूरत होता है वो अपना आप उतना खा लेता है। और उसको अलाउ करो, बच्चे को फीड हरसेल्फ, खुद ही से उसको खाने दो, जितना उसको खाना है वो खा लेगा, नहीं खाना तो नहीं खाने दो, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, अरे उसको भी तो भूख लगेगी जैसे तुम्हें भूख लगती है। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी में जरूर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वहां पे भगवान ने उसको रिफ्लेक्सेस दे दिए, लेकिन अभी आपके अंदर वो रिफ्लेक्सेस नहीं है, इसका मतलब चले गए, इसका मतलब आपके अंदर कोई ताकत आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम बच्चे को ही अलाउ करेंगे, वो खुद ही से हर सेल्फ ये करे, है ना? हाँ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो गया। ओनली सर्व द चाइल्ड्स फेवरेट फूड, फेवरेट फूड ही सर्व करेंगे ऐसा नहीं है। और चाइल्ड ईट ए स्मॉल टेप, ये इससे कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? अरे बात समझ में आई लालो, खुद ही से खाने दो उसको, खुद ही से खाने दो। हाँ, अब आप लोग क्या दिमाग लगाते हो कि कार्टून बना के देंगे तो ज्यादा खाएगा मतलब ये तरीके कहीं लिखे हुए नहीं है किताबों में। हाँ, ये तरीके कहीं लिखे हुए नहीं है।
आप लोग अपनी तरफ से ये तरीके लगा देते हो एग्जाम में बैठे बैठे। कितना भी पुअर ईटर हो, आप कार्टून से उसकी भूख, फेवरेट फूड को सर्व करके या टेबल चेयर से भूख नहीं बढ़ा सकते। और पुअर ईटर है, ये पेरेंट्स की कंप्लेन है। चाइल्ड्स टेल द नर्स, क्रिस्टीना ए मदर ऑफ 4 ईयर चाइल्ड, उसने नर्स को बोला कि उसका बच्चा वेरी पुअर ईटर है। वी डोंट नो ना, हाउ कैन सी से। तो हमने उसकी मम्मी को बोला है ना, हमने उसको बोला है कि तुम अलाउ करो बच्चे को फीड करने के लिए, आराम से खाने दो उसको। हमारा बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि नहीं, ताकि मरीज का इंटरेस्ट चलेगा। इन सब चीज़ों से नहीं होगा। तो ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। पुअर ईटर मदर की कंप्लेन है, हम बोलेंगे उसको खाने दो, उसके बाद में देखते हैं। हालांकि पुअर ईटर होते भी है बच्चे खूब सारे बीमारी के हिसाब से, लेकिन वो नीड नहीं है ना, वो नीड के हिसाब से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब कुछ और एक्स्ट्रा करने का जरूरत है या नहीं है। नर्स रॉय इज एडमिनिस्ट्रेटिंग टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पेरिफेरल आईवी लाइन टू स्कूल एज चाइल्ड। स्कूल एज चाइल्ड के अंदर चाइल्ड का बच्चा जो है वो टीपीएन रिसीव कर रहा है। हमने वहां पे पेरिफेरल आईवी लाइन लगा दी, पेरिफेरल आईवी लाइन, पेरिफेरल आईवी लाइन लगा दी है ना। पेरिफेरल आईवी लाइन से ही टीपीएन चल रहा है, जबकि नॉर्मली टीपीएन सेंट्रल लाइन से लगता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज कंसिडर्ड सेफ एंड नॉट कॉस्टिक टू स्मॉल वैन while also providing adequate nutrition। याद रखो, सवाल ने ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम या स्मॉलेस्ट अमाउंट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, डेक्सट्रोज हम बोल सकते हैं। तो डेक्सट्रोज का सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट क्या रहेगा जो कि सेफ रहेगा और नॉट कॉस्टिक स्मॉल वैन वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टीपीएन। तो 5%, 10%, 15% और 17%। मैं ये बात कई बार बता चुका हूं आपको। 5%, 10%, 15 और 17%। पवन ने बिल्कुल सही लिखा है कि नॉट मोर देन 12.5%। अगर आप पेरिफेरल लाइन से डेक्सट्रोज देते हो तो एक रूल है कि उसको 12.5% से ज्यादा डेक्सट्रोज जो है पेरिफेरल लाइन से नहीं दी जाती है। अगर आपको पेरिफेरल लाइन से डेक्सट्रोज देना है, पेरिफेरल कैनुला से डेक्सट्रोज देना है, 12.5% से ज्यादा डेक्सट्रोज पेरिफेरल लाइन से नहीं लगती है। तो दो आ गए यहाँ पे जो 12.5 से कम है, 5 और 10। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने 10 आंसर चूज किया, तो मैं कह रहा हूं 5 क्यों नहीं है। मजादार सवाल। आप 10% कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं 5% क्यों नहीं है। वो भी तो 12.5 से कम ही है, नहीं तो थोड़ा ज्यादा वाला देंगे। क्यों ज्यादा वाला देंगे? मैं 5 से ही काम चलाना चाहता हूं, आप 10 दिलवा रहे हैं। 10 देने का पर्पज क्या? व्हाट इज द पर्पज? 5, 10 पर्पज क्या? देखो भाई, कुछ बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है। मैं फिर बताना चाहता हूं, 5 काफी छोटा है। 5 क्या छोटा है? अच्छा, बोतल छोटी है 5% वाली, 500 ml की आती है, बड़ी बोतल आती है। सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे जोश, जुनून और पागलपन के साथ में अगरबत्ती लगा दीजिएगा। हाँ, उत्साह, मन में उत्साह रहना बहुत जरूरी है। वो कहता है ना कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि अभी दिन बहुत कम है। दिन हमारे पास में 4 बचे हुए, तो हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। और एक और सुंदर लाइन कि रख यकी जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकी जो तूने कहा कर दिखाएगा। गरजे जो बादल, बरसने में वक्त लगता है और इस वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है। तो सभी थोड़े उत्साहित रहो, मन में एक जुनून और पागलपन पालो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस एग्जाम को अप्रोच करो।
तो यहां पे हमने बोला 12.5% से ज्यादा नहीं, तो आप अगर यहां देखो तो 12.5% से ज्यादा दो वैल्यू नहीं है, जिसमें 5% डेक्सट्रोज काफी कम है। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक हो जाता है, जबकि याद रखो टीपीएन कभी भी आइसोटोनिक नहीं होता, ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। टीपीएन क्या है? ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10% डेक्सट्रोज। बाकी तीनों बातें गलत है। 10% ग्लूकोज ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न, इसलिए पेरिफेरल लाइन से इतना ही दे सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा टीपीएन कभी भी हम पेरिफेरल लाइन से नहीं देते हैं, इसको हम सेंट्रल लाइन से देते हैं। समझ रहे हो लालो? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग, सबसे हटके सोच के जवाब लिखना है कि डेविड, जिसका उम्र 15 महीना है, रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी टू रिमूव वेन्स ट्यूमर विच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम पेन। इंटरेस्टिंग, 15 महीने का बच्चा है डेविड और रिकवरी कर रहा है सर्जरी से, वेन्स ट्यूमर को रिमूव करने की सर्जरी हो रही है। कौन सी फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट करती है कि चाइल्ड फ्री फ्रॉम पेन है, पेन से फ्री है? चाइल्ड फ्री फ्रॉम पेन, बेस्ट इंडिकेट सर्जरी दैट इंडिकेट चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम पेन। इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इंटरेस्ट इन प्ले और डिक्रीज एपेटाइट। अच्छा सवाल है। फ्री फ्रॉम पेन की कहानी की बात हो रही है। कौन सा चीज बता रही है कि उसको दर्द नहीं है? पहला है हार्ट रेट का बढ़ना, दर्द में हार्ट रेट जो है बढ़ती है, ये दर्द को इंडिकेट करती है। यूरिन आउटपुट कम हो गया है, ये प्रॉब्लम है। और एपेटाइट डिक्रीज हो गई है, ये भी प्रॉब्लम है। दर्द जब नहीं होता है तब खेलने का, हाँ वो खेलने का मजा लेता है बच्चा। 15 महीने का बच्चा है और उसका इंटरेस्ट जो है प्ले के अंदर इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब उसका पेन जो है वो सबसाइड है? बच्चा पेन से फ्री है। कोई भी बच्चा खेलता है इसका मतलब कोई पेन नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। एक बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के साथ में हमने प्रश्न आपको दागा। ये सवाल बहुत फेमस है, मतलब नॉर्सेट का एग्जाम हो और ये सवाल ना आए ऐसा बहुत रेयर है। और ये सवाल है मीन आर्टेरियल प्रेशर का। कोई एक बीपी रीडिंग आपको दे दी और उस बीपी रीडिंग को देके आपको बता दिया कि जो फलाने भाई साहब है इनका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है, ऐसा आपको दे दिया जाएगा। तो कोई एक रीडिंग आपको दी और उस रीडिंग से आपको मरीज का क्या पूछ लिया? मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछ लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मरीज का मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है जिसका बीपी 126/80 है? मरीज का बीपी है 126/80 mmHg। कैटरीना डिटरमाइन कर रही है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कौन सा होगा। कार्डियक सर्जरी के बाद में मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो। सभी लोग आंसर लिखे, उत्साहित मन के साथ में जवाब लिखे। और जितने भी हमारे नॉर्सेट के बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी 7 तारीख को होना है, पूरा जुनून अपने अंदर पाले। उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें, स्पेशल, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो आप बड़े जोश के साथ में पढ़े। और जो हमारे यूपीपीएससी के बच्चे हैं उनकी आज क्लास नहीं होगी, कल से उनकी वापस क्लास कंटिन्यू रहेगी, है कि नहीं है? और एक और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि नॉर्सेट के बच्चों के लिए एमसीक्यू बैच 9 महीने वाला 9 दिन में 51 घंटे का एक जबरदस्त बैच, पूरा सिलेबस रिवीजन चल रहा है और जिसमें मेडिकल सर्जिकल की क्लास आज 2 बजे से रहेगा। तो सभी बच्चे जिन्होंने बैच पढ़ रहे हैं वो तो बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी अभी उस बैच को पढ़ सकते हैं बड़े उत्साहित मन के साथ में। तो यहाँ पे बोला है कि जब मैं 120/80 की बात करूं और मीन आर्टेरियल प्रेशर के निकालने की बात करें तो हम कहते हैं कि 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3, है कि नहीं? तो यहाँ पे 286 अपॉन 3, तो 9, 27, 16, 95 है ना।
और 0.3, तो पॉइंट में तो है नहीं, तो मैं 95 mm ऑफ Hg जो है ये जवाब लिख सकता हूं, दैट इज ऑप्शन सी। मीन आर्टियल प्रेशर कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया? फॉर्मूला याद रखना है। जैसे नॉर्मली 120/80 बीपी होती है, तब मीन आर्टियल प्रेशर होता है 93.33 और अभी जो है 96.33 है कि नहीं है, 95.33। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 95 हो गया, जो कि मैक्सिमम वाला है, बाकी सभी बातें गलत है। ये मीन आर्टियल प्रेशर निकालने का तरीका है। अगला प्रश्न, मीन आर्टियल प्रेशर के बाद में फीमेल क्लाइंट है और अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन एंड स्टोमक पेन एंड रिपोर्ट ऑफ ब्लैक टेरी स्टूल फॉर सिवरल मंथ। बड़ा अच्छा सवाल है। चेस्ट पेन भी हो रहा है, स्टोमक पेन भी हो रहा है और ब्लैक टेरी स्टूल वहां पे बता रही है कई महीनों से। कौन सा ऑर्डर एज ए नर्स आप एंटीसिपेट करेंगे वहां पे? ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, फिर अपना जवाब लिखना। तो थोड़ी संभावना है इस जवाब के सही होने की। हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि जवाब गलत हो, थोड़ी संभावना ये भी है कि जवाब सही हो जाए, अगर आपने ऑप्शन और लैंग्वेज को ढंग से पकड़ा है तो। सो पहला है कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन क्रिएटिनिन काइनेज एंड लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पास से थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट वैल्यू, ईसीजी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्टिंग फॉर ऑकल्ट ब्लड, कॉम्प्रिहेंसिव सीरम मेटाबॉलिक पैनल, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेंस लेवल, बेसिक सीरम मेटाबॉलिक पैनल। कोई कंफ्यूजन कि जवाब आ गया सभी लोगों के? यूपीपीएससी के एग्जाम की अभी कोई डेट आई नहीं है, बहुत जल्दी अब आने वाली है। प्रीलिम्स पहले होगा, मेंस बाद में होगा। जैसे अभी नॉर्थ सेट का मेंस का एग्जाम 7 तारीख को है ना, तो नॉर्थ सेट का जैसे मेंस है उसमें तो वैसे ऑब्जेक्टिव ही है, और नॉर्थ सेट के प्रीलिम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही थे। 17 तारीख को जो हुआ था वो भी ऑब्जेक्टिव ही था, और ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही है, ध्यान रखना इस बात का, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो बच्चे यूपीपीएससी के हैं उनके एग्जाम की अभी कोई डेट आई नहीं है, पर बहुत जल्दी उनका भी प्री होगा और मेंस होगा। याद रखना, जो प्री में बच्चे होंगे, प्री में क्वालिफाई होंगे, वही मेंस का फॉर्म भर के वो एग्जाम दे सकते हैं। प्रीलिम जो होता है वो सीबीटी मोड पे होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, है कि नहीं, और मेंस जो है वो आपका रिटर्न में होगा, रिटर्न में वहां पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और यहाँ पे सब्जेक्टिव रहेगा मेंस, ये आप सभी को पता है। इस मेंस को रिटर्न है, लिखना है, इसको ध्यान में रखते हुए एक टारगेट थ्योरी बैच यहाँ पे चल रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, टारगेट थ्योरी बैच। तो जो भी यूपी के बच्चे हैं वो इस थ्योरी बैच को परचेज करके अपने मेंस की तैयारी अभी से करें, प्रीलिम की तैयारी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मदद कर देगी। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने यही बताया है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रीलिम और मेंस अलग अलग तरीके का कंसेप्ट हो गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में भी, हाँ, और इसके एग्जाम में भी। केजीएमयू की अभी डेट नहीं आती है, केजीएमयू की अभी डेट नहीं आती है। मेंस तो रिटर्न होगा, प्रीलिम्स जो है वो सीबीटी मोड होने की संभावना है। हो सकता है कि उसको पेपर के फॉर्म में दे दें, और मोस्टली हाँ सीबीटी मोड भी होता है, हाँ ऑनलाइन भी हो सकता है। मतलब ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हम कह नहीं सकते, हो सकता है कि आपका सीबीटी मोड नहीं हो के आपको ओएमआर सीट पे ले ले, दैट इज हाँ। तो ये जो प्रीलिम है
इसमें रिटर्न नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखना। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा 100 क्वेश्चन के साथ में, जो भी नंबर ऑफ पैटर्न जो क्वेश्चन का है, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्टिव मोड पे ही रहेगा। मतलब मैं ये सीबीटी नहीं बोल के ऐसे बोलूं कि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, हो सकता है कंप्यूटर से हो जाए और हो सकता है कि आपको ओएमआर सीट का यूज करें, ठीक है। चलिए, तो अब पहला ऑप्शन है कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, क्रिएटिनिन काइनेज एंड लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। ये तो जवाब नहीं है बिल्कुल भी, है कि नहीं, क्योंकि मरीज को हो क्या रहा है, पेट में दर्द है, चेस्ट में पेन है, ब्लैक टेरी स्टूल आ रहा है और ऐसा कई महीनों से हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्सल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट वैल्यू, सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से ब्लीडिंग हो सकती है, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्टिंग फॉर ऑकल्ट ब्लड, कॉम्प्रिहेंसिव सीरम मेटाबॉलिक पैनल, बड़ा अच्छा सवाल है। इमरजेंसी में मरीज आया है, मरीज को चेस्ट एंड स्टोमक पेन है एंड रिपोर्ट करा है ब्लैक टेरी स्टूल फॉर सिवरल मंथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना, ये जो मरीज आया इमरजेंसी में अभी डिपार्टमेंट में, चेस्ट और स्टोमक का पेन लेके, और मरीज को कई टाइम से ब्लैक टेरी स्टूल है, इसकी हिस्ट्री है पहले की, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि मरीज ने कहीं से ब्लड लॉस किया धीरे धीरे, जो अल्सर की वजह से है, ना कि आपका ये कोएगुलेशन प्रोफाइल फ्लॉप हुआ है। और अल्सर की वजह से उसने धीरे धीरे ब्लड का लॉस किया तो हाइपोवोलेमिया हो गया होगा, और हाइपोवोलेमिया से कार्डियक डिसएरिथमिया हुआ है, और ये एक प्रॉब्लम वहाँ पे, तो ऐसा कुछ ये आपको ध्यान रखना है कि मरीज में वो सारे टेस्ट कराने हैं जो सिचुएशन के संबंधित है। अभी ये हो रहा है चेस्ट पेन और स्टोमक पेन, तो हम ईसीजी करा रहे हैं, सीबीसी करा रहे हैं, सीरम मेटाबॉलिक पैनल करा रहे हैं, और दूसरा पहले का हिस्ट्री है उसका ब्लैक टेरी स्टूल का, तो हम उसका ऑकल्ट ब्लड करा रहे हैं। तो सबसे अच्छा सी आंसर यहाँ पे रहेगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, दैट इज वेरी बेसिक। समझ लो बात को। तो यहाँ पे क्यों है जवाब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जवाब क्यों है, बाकी वाले गलत क्यों है। तो ये जवाब इसलिए है क्योंकि हमने बोला ये होता नहीं है, इससे रिलेटेड, और इससे रिलेशन हम बनाए, तो अगर कई टाइम से ब्लैक टेरी स्टूल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर घाव है, ओकल्ट ब्लड ही है वो दिख तो रहा नहीं है, स्टूल का कलर बदल रहा है, तो ओकल्ट ब्लड है वो, तो ये इससे फाइंड आउट होगा। दैट इज वेरी बेसिक। तो सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, लग गया आपकी स्क्रीन पे एक और नया प्रश्न। हाँ, उसको गुइक टेस्ट भी कहते हैं। ग्लूटे जो आपका अभी हमने जो टेस्ट की बात किया, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, उसको गुइक टेस्ट भी कहते हैं। जवाब सभी को लिखना है, अपना जवाब लिखना है। आपका जवाब खुद का होना चाहिए पूरे जोश के साथ में, और एक बार स्पीड के साथ में सभी बच्चे जो है लाइक बटन प्रेस करके अगरबत्ती लगा के जोश दिखाएंगे मुझे। देखते हैं कितना है आप लोगों के अंदर जुनून, पागलपन आज के इस सेशन में। तो सवाल कह रहा है, सुमन हैड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी 3 days ago. Which of the following condition is suspected by the nurse when a decrease in platelet count from 2,30,000 to 5,000 नोट किया वहां पे। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। वहां पे आप सस्पेक्टेड कर रहे हैं डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट 2,30,000 से 5,000, इतना कम हो गया प्लेटलेट का काउंट। सीएबीजी सर्जरी 3 दिन पहले हुई है। कौन सा कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्लेटलेट काउंट सस्पेक्टेड बाय द नर्स व्हेन प्लेटलेट काउंट व्हेन डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट फ्रॉम 230 to 5। पानसाइटोपिनिया हुआ है, आईटीपी हुआ है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, डीआईसी हुआ है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, और हार्ट हुआ है, हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सभी को जवाब लिखना है कि सीएबीजी सर्जरी के बाद में कौन सा कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हो आप, जब प्लेटलेट मरीज का 2,30,000 से 5,000 हो गया है। अरे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, गलत क्यों कर रहे हो भाई, इतने इजी कंसेप्ट को गलत क्यों कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। आप जवाब लिख रहे हो कि आईटीपी हो गया है, आईटीपी ऐसे होता है, आईटीपी वर्ड का ही मतलब है कि हमें तो कारण ही नहीं पता, यहाँ तो कारण सामने दिया हुआ है ना,
ऑपरेशन किया और उसके बाद में हुआ, तो कारण कैसे नहीं पता? आप ऐसा बोलोगे कि हमें तो कारण ही नहीं पता। अरे कारण भाई साहब सामने लिखा हुआ है कि मरीज का सर्जरी हुआ था और सर्जरी के बाद में ऐसा हुआ है, तो इसको हम आईटीपी में थोड़ी रखेंगे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो गया है, ऐसे नहीं रखते। अच्छा सिर्फ प्लेटलेट कम हुआ तो इसको पानसाइटोपेनिया में नहीं रखते। पानसाइटोपेनिया का मैंने मतलब बताया था कि WBC, RBC और प्लेटलेट, ये पानसाइटोपेनिया है। WBC भी आपकी कम है, RBC भी कम है और प्लेटलेट भी कम हो जाएगी, इसको पानसाइटोपेनिया कहते हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, DIC और हैट। याद रखना DIC जो होता है वो ज्यादातर जो है मिस्ड अबॉर्शन है, सेप्सिस है ना। एक तो होता है ना आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, एक आपका क्या हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, सेप्टिसीमिया। इस तरीके के जो कंसेप्ट रहते हैं ये ट्रिगर करते हैं DIC के। DIC को ट्रिगर कौन करता है? मिस्ड अबॉर्शन हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, ये चीजें DIC को ट्रिगर करती है। तो यहाँ पे मरीज में DIC नहीं है कहीं, क्योंकि इस DIC के होने के लिए जो ट्रिगरिंग कंटेंट होता है, जो ये होता है मैंने बोला है ना, मिस्ड अबॉर्शन हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, तो ये नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब CABG की सर्जरी होगी तो मरीज को डेफिनेटली हिपेरिन चलेगा, दवाई हिपेरिन चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको हैट बोलते हैं। हैट मतलब हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो बेसिकली ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो हिपेरिन एसोसिएटेड रहेगा, इसको हैट सिंड्रोम कहते हैं, जो कि कॉमन है, इसके साथ में एसोसिएटेड है, सर्जरी के बाद में होने वाला एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एंड दैट इज नोन एज हैट सिंड्रोम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो आप सभी को लिखना है भाई, जो आप सभी को लिखना है, अपना जवाब लिखना है। और एक और नया प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। हाँ, हिपेरिन जब मरीज को चलता है तो वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है, कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है। ये सवाल आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी ऑर्डर बाय द फिजिशियन टू इंप्रूव द प्लेटलेट काउंट इन ए मेल क्लाइंट विद ITP। अब तुम इसका इलाज एस्प्रिन मत दे देना, हाथ जोड़ के विनती है। अभिषेक सिंह, अरे लाले मैंने बोला एस्प्रिन मत दो भाई। नॉर्सेट के लिए कौन सी MCQ बुक लूं? जो भी एप्लीकेबल क्वेश्चन वाली बुक्स आती है, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ऐसे एप्लीकेबल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी बुक्स है जो एनक्लेक्स पैटर्न की रहती है, एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे ऑप्शंस होते हैं, रैशनल होता है उनका, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आपके पास में नॉर्सेट की अच्छी तैयारी करने का वक्त है तो अच्छी किताब लेके पढ़ना। वो किताब मत पढ़ना जिसमें क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, B आंसर है चलो आगे, C आंसर है चलो आगे, A आंसर है चलो आगे। ऐसी किताब का कोई फायदा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होने वाला है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अलग पढ़ना है, तो हमें एप्लीकेबल क्वेश्चंस वाली बुक को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जिसमें एप्लीकेबल क्वेश्चन हो, तब मामला बनेगा। वहां पे हमने यहाँ पे बोला प्लेटलेट काउंट, तो जितने भी हमारे बच्चे क्रॉनिक तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये समझने की जरूरत है कि कैसे पढ़ना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम बताओ सर किताब का। अरे भाई कितनी बार बताओ, कह तो रहा हूं कि किताब है एनक्लेक्स, नाम है किताब का ही नाम है एनक्लेक्स पैटर्न, है ना। एनक्लेक्स पैटर्न की बहुत सारी किताब आती है, ये एनक्लेक्स अपने आप में नाम ही है इस पैटर्न पे। इस पैटर्न में मतलब ऐसे क्वेश्चंस अंदर होने चाहिए। तो आप एनक्लेक्स के नाम से कोई भी बुक मार्केट में जाके खरीदोगे तो आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए अब यहां पे हमने बोला ऑर्डर किया फिजिशियन को इंप्रूव द प्लेटलेट काउंट इन ए मेल क्लाइंट विद ITP। तो यहां पे एस्प्रिन नहीं देना लाले, है ना, कुछ तो एस्प्रिन टिका रहे इसको, प्लेटलेट काउंट पहले से कम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेर और विटामिन K। ITP वाले को क्या दोगे? विटामिन K दोगे। विटामिन K से ये बढ़ जाएगी प्लेटलेट। क्या लिख रहे हो लाले? विटामिन K देने से प्लेटलेट बढ़ती है। अरे विटामिन K अगर किसी में ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने में मदद कर सकती है। विटामिन K से प्लेटलेट कैसे बढ़ जाती है? थोड़ा तो खोपड़ा यूज करो, और खोपड़ा यूज ना आए तो थोड़ा किडनी यूज कर लो, कुछ तो यूज करो, है कि नहीं? विटामिन K देने से प्लेटलेट नहीं बढ़ती है।
मेथोट्रेक्सेट देने से प्लेटलेट नहीं बढ़ती है, उल्टा घट जाती है, क्योंकि ये तो एंटी कैंसरस ड्रग है और ये बोन मैरो को जाके सप्रेस करती है। तो एक्चुअली मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड माय डियर फ्रेंड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स तो है, स्टेरॉइड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है। मतलब जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी मरीज को देते हैं तो उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से मरीज की जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। दैट इज ड्यू टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। तो स्टेरॉइड वहां पे मरीज को देना है। ये ट्रीटमेंट है आईटीपी का, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगातार लंबे समय से चलती है तो मरीज को थोड़ा हाइपरग्लाइसीमिया और इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। लेकिन अगर इससे पार पड़ जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो फिर सर्जरी। और सर्जरी में क्या करते हैं, डीआईसी का 10 टाइम्स का असाइनमेंट कर लिया था, बहुत ही बढ़िया। और अभी आज का असाइनमेंट ये रहेगा सभी का, जो बच्चों ने सभी ने खोटा जवाब लिखा है ना, सबका असाइनमेंट रहेगा। और आज के असाइनमेंट लिखना है कि आईटीपी में स्टेरॉइड देते हैं, आईटीपी में क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं इलाज के लिए, ध्यान रखना। आईटीपी में स्टेरॉइड देते हैं, या ऐसे लाइन लिख दो, स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट फॉर आईटीपी, स्टेरॉइड is the treatment of ITP, treatment of ITP। ITP होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसका इलाज क्या है, स्टेरॉइड है। ये लिख देना बड़े अक्षरों में और 10 बार इसको लिखना। एग्जाम के सवाल है ये सीधे के सीधे। तो स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी। इस तुम्हें आईटीपी के इलाज में एस्पिरिन नहीं देना है, तुम्हें विटामिन के नहीं देना है। तो स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी, है ना। विटामिन के इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी, एस्पिरिन इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी। तो आज तुम्हें ये लिखना है, ये सबको, ये असाइनमेंट है आज का। स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी। और लिखना कितनी बार है, 10-10 बार लिखना है सभी को। कितनी बार लिखना है, 10-10 बार लिखना है। किसको लिखना है, सभी को लिखना है। हाँ, सभी को लिखना है और 10-10 बार लिखना है। चलिए, तो ये सवाल कह रहा है, ए फीमेल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव ए हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट विद ए पोर्काइन वाल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट इज दिस। एक फीमेल क्लाइंट को शेड्यूल किया है वो हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए, और उसको पोर्काइन वाल्व जो है वो रिप्लेस किया है। कौन से तरह का ट्रांसप्लांट है ये, और एलोजेनिक, ऑटोलोगस, सिंजेनिक और जीनोजेनिक, किस तरह का रिप्लेसमेंट है ये। हार्ट का वाल्व हमने बोला, हाँ 10 बार लिखना है, आज भी 10 बार, 10 टाइम्स, ठीक है। स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी, 10 टाइम्स, ऐसा आपको लिखना है। और इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या ऑप्शन है, क्या सवाल है, किस रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये वाल्व रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हाल के वाल्व की, पोर्काइन वाल्व। तो ट्रांसप्लांट जब आप करेंगे तो ये पूछ रहा है उसके बारे में। तो 4 है, एलोजेनिक, ऑटोलोगस, सिंजेनिक और जीनोजेनिक, विच इज द करेक्ट वन। सभी को अपना जवाब चूज करना है और आपको अपना जवाब, इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, और इंफॉर्मेशन यह है प्यारे दोस्तों, सुन लीजिएगा और आप हमसे ध्यान से सुन लीजिएगा। नॉर्सेट का एमसीक्यू, मेंस के लिए एमसीक्यू बैच जो है, मैंने बोला था 9 दिन 51 घंटे, तो कुछ दिन तो हो चुके हैं और कुछ दिन अभी भी बाकी है। 51 आवर्स घमासान युद्धधारी धमाके स्तर पर तैयारी चल रही है। इस बैच को आप लोग आज ही परचेज कर सकते हैं और धमाकेदार तैयारी कर सकते हैं। आज इस बैच की क्लास जो है वो 2 बजे से होगा, और आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इस बैच में पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे हैं, मेडिकल सर्जिकल का धमाकेदार सेशन होगा, तो आप सभी लोग इस बैच में पढ़ सकते हैं। यूपीपीएससी स्पेशल थ्योरी बैच वहां पे रन कर रहा है, थ्योरी बैच। इसकी क्लास भी आज 2 बजे है। सभी बच्चों को ध्यान रहे, इसकी क्लास भी ऐप के ऊपर आज 2 बजे है, और 2 ही बजे से एमसीक्यू बैच की क्लासेज है। इसकी क्लास भी 2 बजे है, यूपीपीएससी थ्योरी बैच, है ना। तो जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस थ्योरी बैच को परचेज कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप से। ये 2 बातें बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अपना बेस्ट आंसर और सही जवाब लिखना है। और सभी लोगों को थोड़ा उत्साहित मन के साथ में रहना है, क्योंकि मन का उत्साही सफलता का कारक बनता है।
मन में उत्साह रहेगा तो आप सफल हो जाएंगे, और मन में थोड़ा उत्साह कम होगा तो सफलता थोड़ी दूर चली जाती है। किसी ने कहा ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता है दोबारा एक नए सेशन में, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को लेके, कुछ और खास बातें पढ़ेंगे। कल सुबह ठीक 6 बजे इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।